जय श्री महाकाल दोस्तों। आज अपन जो है त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10 के जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पाठ आपका जो है 9 है, इसको देखते हैं अपन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये, और बहुत ही सरल है और बहुत ही छोटा सा पाठ है। तो अपन आगे चलते हैं। आपने अगर जो है पाठ 8 का त्रिकोणमिति का जो है अगर प्रथम वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें आप, ताकि आपके सारे क्या है इसमें त्रिकोणमिति सारणी की भी आवश्यकता होती है। तो मैंने वहां पर समझा रखी है उसको भी, तो आपको वो भी क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ताकि सारे मान जो है आप इसमें क्या कर सको, रख सको। चलो देखते हैं। देखिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में अपन जो है यहाँ पर अपने को दो परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा में कितनी बार पूछी गई है। तो अपन उनको देखते पहले। दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो है उनको अपन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो है आपके क्या है उनको देखते हैं अपन। एक तो होता है उन्नयन कोण, एक तो आती है आपके उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, इसके बाद में देखेंगे अपन अवनमन कोण। फिर देखो उन्नयन कोण क्या है, अपन ने यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा खींच दी। पृथ्वी के समांतर जो भी रेखा खींचेंगे उसको अपन क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। ये क्षैतिज रेखा खींची। चाहो तो अपन इधर से भी खींच सकते क्षैतिज रेखा को, ठीक है ना। क्षैतिज रेखा अपन ने क्या खींची, क्षैतिज रेखा। पृथ्वी के समांतर जो भी रेखा खींची जाती है उसको अपन क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये क्या है आपके क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। ये कक्षा 10 का है आपके जो है मध्य प्रदेश बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों में सेम ही है। बहुत ही महत्वपूर्ण और गजब का है, ठीक है। आपको जो है याद होना चाहिए, और बहुत ही सिंपल सा है, और बहुत छोटी सी प्रश्नावली है। अन्य प्रश्नावलियों को देखा जाए तो उसमें काफी प्रश्न दिए होते हैं। तो ये उनके हिसाब से बहुत ही छोटी है, तो आपको याद होना चाहिए। क्या कह रहे, देखो अपन ने क्षैतिज रेखा खींच ली। देखो अगर अपन यहाँ खड़े हैं तो अपना नेत्र यहाँ पर रहेगा। देखो अगर अपन यहाँ खड़े रहेंगे तो अपना नेत्र कहाँ रहेगा, बोलो यहाँ पर रहेगा अपना नेत्र। तो अपन, और वस्तु अगर कहाँ है, ऊपर है। मान लो फैन लगा हुआ है, मान लो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फैन, पंखा लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फैन लगा हुआ है तो अपन यहाँ से फैन को देखेंगे। यहाँ से अगर अपन फैन को देखेंगे तो फैन और नेत्र को, अपने नेत्र को और फैन को जो मिलाने वाली रेखा रहेगी इसको कहेंगे दृष्टि रेखा, ठीक है। अपने नेत्र और फैन को मिलाने वाली जो रेखा रहेगी इसको कहेंगे अपन दृष्टि रेखा। क्या नाम है इसका, दृष्टि रेखा। तो देखो एक बार तो उसने दृष्टि रेखा किसे कहते हैं यही पूछा था। तो क्या हो जाएगा, अपना नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। और अगर मान लिया जाए कि अपन यहाँ खड़े हैं तो क्षैतिज रेखा ये हो गई। तो देखो अपना नेत्र यहाँ हो जाएगा, अपना नेत्र कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अपना नेत्र। तो अपना नेत्र और यहाँ वस्तु अगर ऊपर देखेंगे अपन, तो वस्तु और नेत्र को मिलाने वाली जो रेखा रहेगी वो क्या हो जाएगी, दृष्टि रेखा। या आपकी दृष्टि रेखा यहाँ हो गई, या आपकी क्या हो गई, दृष्टि रेखा हो गई, दृष्टि रेखा, ठीक है। रेखा, नीचे खड़े रहकर अपन, नीचे खड़े और है, ठीक है। नीचे फर्श पर खड़े और ऊपर फैन लगा हुआ है, फैन को अपन देख रहे हैं। तो वस्तु कहाँ हो गई, ऊपर हो गई। तो नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहेंगे। नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। तो आपके देखो दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या हो जाएगी, नेत्र, नेत्र और वस्तु को, नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। दृष्टि रेखा कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं आपको पूछा जाए तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी दृष्टि रेखा की। नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा, किसी भी वस्तु को देखेंगे तो वस्तु को देखेंगे तो अपने नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली सीधी जो रेखा रहेगी उसे क्या कहेंगे अपन, दृष्टि रेखा हो जाएगी आपकी। ये दृष्टि रेखा की परिभाषा हो गई। चलो अब अगला देखते हैं अपन। अब मैंने दृष्टि रेखा की परिभाषा देख ली। तो देखो ये क्षैतिज रेखा है, पृथ्वी के समांतर जो भी रेखा खींचते हैं, पृथ्वी के समांतर जो भी रेखा खींचते हैं उसे क्या कहते हैं अपन, क्षैतिज रेखा, जिसको एक अक्ष भी कहते हैं अपन, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्षैतिज रेखा कहेंगे। तो क्षैतिज रेखा हो गई, ये क्षैतिज रेखा हो गई। अगर यहाँ खड़े हैं तो ये क्षैतिज रेखा, यहाँ खड़े हैं तो ये क्षैतिज रेखा, ठीक है। पूरी क्या है, क्षैतिज रेखा ही है। तो देखो आपके ये वाला, इस दृष्टि रेखा द्वारा ये क्षैतिज रेखा के साथ ये जो कोण बनाया गया है इसको अपन क्या कहेंगे, उन्नयन कोण।
ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कोण है। क्या है बोलो? ये उन्नयन कोण। इधर खड़े हैं तो देखो इधर से इधर बन जाएगा, ये आपके हो जाएगा उन्नयन कोण। तो देखो उन्नयन कोण की परिभाषा क्या है? नीचे खड़े रहकर ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ बनाए गए कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, नीचे खड़े रहकर ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ बनाए गए कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। और अगर आप यहाँ खड़े हो तो यहाँ भी सेम वही बात रहेगी। क्या हो जाएगा? देखो नीचे खड़े रहकर ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ बनाए गए कोण क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। ठीक है, नीचे खड़े रहकर ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ बनाया गया कोण उन्नयन कोण कहलाता है। तो चलो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं अपन, उन्नयन कोण की परिभाषा। ठीक है, डायग्राम आप वहां देख सकते हो। उन्नयन कोण की आपकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ठीक है, उन्नयन कोण की परिभाषा देखेंगे अपन। उन्नयन कोण की परिभाषा आपके उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा? नीचे खड़े रहकर, नीचे खड़े रहकर, नीचे खड़े रहकर, रहकर ऊपर स्थित, ऊपर स्थित, ऊपर स्थित किसी वस्तु को, किसी वस्तु को देखने पर, किसी वस्तु को देखने पर, किसी वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा द्वारा, कौन सी रेखा द्वारा? दृष्टि रेखा द्वारा, दृष्टि रेखा द्वारा, दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ, क्षैतिज रेखा के साथ, क्षैतिज रेखा के साथ, दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ, क्षैतिज रेखा के साथ साथ बनाए गए, बनाए गए कोण को, कोण को क्या कहेंगे? बोलो उन्नयन, उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सी बार, कितनी बार परीक्षा में पूछा गया उन्नयन कोण और अवनमन कोण की परिभाषा। तो आप नीचे खड़े हैं, नीचे खड़े रहकर ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखेंगे तो दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाया जाएगा उस कोण को ही क्या कहेंगे अपन? उन्नयन कोण। अगले आती है आपके, देखो अगली परिभाषा या आपके उन्नयन कोण की अगली देखते हैं अपन अब। ठीक है, अगली परिभाषा देखेंगे अपन, अवनमन कोण की परिभाषा देखेंगे इसके बाद में अपन। अवनमन कोण आपके देखो क्या है? अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या होता है उसको देखते हैं। देखो अब अपन छत पर खड़े तो आपके क्षैतिज रेखा वहां पर खींचेंगे अपन। ठीक है, और अगर छत छत पर खड़े तो क्षैतिज रेखा कहां पर खींचेंगे? अपन छत पर खींचेंगे। तो देखो अपन ने क्या किया? छत पर एक क्षैतिज रेखा खींच दी। ठीक है, ये अपन ने क्या किया? छत पर एक क्षैतिज रेखा खींच दी, ये क्षैतिज रेखा खींच दी। क्या आपके क्या हो गई? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये क्या है? क्षैतिज रेखा है। अब आप छत पर खड़े हो और नीचे कोई वस्तु है, मान लिया जाए कि वस्तु है, कार है, ट्रक है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, नीचे खड़ी है, कोई व्यक्ति है, वस्तु है या स्थान है, आप देख रहे हो, तो वो वहां पर ऑब्जेक्ट जो रहेगा, वस्तु जो रहेगी वो नीचे रहेगी आपके। तो देखो वस्तु और अपन कहाँ है? बोलो ऊपर है। अपन यहाँ ऊपर खड़े हैं, ध्यान रखना। तो अपना नेत्र कहाँ रहेगा? बोलो ऊपर होगा। अपना नेत्र ऊपर होगा। अपन ऊपर खड़े हैं तो अपना नेत्र कहाँ होगा? बोलो ऊपर होगा। ठीक है, तो ये वस्तु हो गई। ठीक है, तो ये वस्तु और नेत्र, अपना नेत्र वहां है तो नेत्र को यहां मिलाएंगे अपन, तो वस्तु और नेत्र को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा हो जाएगी। यहां भी वस्तु और नेत्र को मिलाने वाली रेखा ये दृष्टि रेखा हो गई आपकी। ठीक है, वस्तु और नेत्र को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई? बोलो दृष्टि रेखा हो गई आपकी, ये दृष्टि रेखा हो गई। ये साफ दृष्टि रेखा हो गई, ये इसका नाम हो गया आपके दृष्टि रेखा। वो क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। अगर इधर खड़े हैं यहाँ तो यहाँ पर ये इधर दृष्टि रेखा हो जाएगी। चाहो तो आप एक भी बना सकते हो, ये दोनों बनाने की जरूरत नहीं है, एक भी बना सकते हो। चाहो तो इधर का बना लो, इधर का अलग, दो है ये दोनों तरफ से। अगर उधर खड़े हैं तो इस प्रकार से बनेगा, इधर खड़े रहेंगे तो इस प्रकार से रहेगा। तो देखो ये
दृष्टि रेखा द्वारा ये जो क्षैतिज रेखा के साथ बनाया गया कोण जो है, ये वाला जो कोण है यहाँ पर, ये वाला आपकी क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। ये वाला क्या हो जाएगा, बोलो, अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऊपर खड़े रहकर, क्या कहां खड़े, बोलो, ऊपर खड़े, ऊपर खड़े रहकर नीचे स्थित किसी वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ बनाए गए कोण को क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। यहां भी ऐसे ही हो जाएगा, ऊपर खड़े रहकर नीचे स्थित किसी वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ बनाए गए कोण को क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी परिभाषा में लिख देता हूं, देखो आपके क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, ठीक है, नीचे खड़े रहकर, ऊपर खड़े रहकर, सॉरी, क्या हो जाएगा, ऊपर, ऊपर खड़े रहकर, ऊपर खड़े रहकर, रहकर नीचे स्थित, नीचे स्थित किसी वस्तु को देखने पर, किसी वस्तु को देखने पर, देखने पर दृष्टि रेखा द्वारा, दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ, ठीक है, कौन सी रेखा द्वारा, दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ, दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा के साथ साथ बनाए गए, बनाए गए कोण को, बनाए गए कोण को अवनमन, अवनमन कोण कहेंगे, अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहेंगे, बोलो, अवनमन कोण कहेंगे। तो ये आपके देखो क्या हो गया, ऊपर खड़े रहकर नीचे स्थित किसी वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ बनाए गए कोण को अवनमन कोण कहेंगे। नीचे, ऊपर खड़े रहकर, ऊपर खड़े रहकर नीचे स्थित किसी वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ बनाए गए कोण को अवनमन कोण कहेंगे। तो ये आपके क्या हो जाएगी, अवनमन कोण की परिभाषा हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, वेरी आईएमपी है, ठीक है। अवनमन और उन्नयन कोण और दृष्टि रेखा तीनों ही पूछे गए हैं। चलो अब अपन जो है यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली, ठीक है, प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। चलो देखते, देखिए पहला कौन सा सवाल आता है इसमें, अवनमन उन्नयन कोण के बाद में अपन जो है परिभाषा देखते हैं। देखो यहाँ भी इसने भी, देखो आपके मध्य प्रदेश बोर्ड की ये जो बुक है इसमें भी इसने दे रखे, देखो यहाँ पर ये मीनार दे रखी है, देखो, ठीक है ना, इस प्रकार से मीनार दे रखी है। ये क्षैतिज रेखा हो गई और ये क्या हो, मीनार की चोटी, और अपना नेत्र यहाँ है, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा है, दृष्टि रेखा हो गई। दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ ये जो कोण बनाया है इसको क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। यहाँ देखो उन्नयन कोण हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपके एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया आपके। और अवनमन को एंगल ऑफ डिस्प्रेशन, ये हो गया। देखो ऊपर खड़े, देखो इस प्रकार से क्षैतिज स्तर ऊपर हो गया, क्षैतिज रेखा ऊपर हो गई और ये वस्तु नीचे है, तो दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा होगी, नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा होगी। तो दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाया गया है उसको क्या कहेंगे, अवनमन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ डिस्प्रेशन। चलो अब अपन देखते हैं, देखो यहाँ पर ये उदाहरण पहला आ गया, आपके दिख रहा होगा। अगर आपको उदाहरण दिख नहीं रहा हो तो मध्य प्रदेश बोर्ड की जो है बुक है, आप वो उसको उठाकर पास सामने रखे, ठीक है, उसको उठाकर सामने रखे ताकि अपन जो है प्रश्न बोले तो आप उसमें देख लो। केवल यहाँ पर अपन हल देखेंगे, ठीक है, फिर भी आपको दिख जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं जूम करता रहूंगा हर बार, जब प्रश्न पढ़ेंगे तब ही मैं जूम करूंगा, ये ध्यान रखना। जब मैं प्रश्न पढ़ूंगा तब जूम करूंगा, तब आपका ध्यान इधर होना चाहिए प्रश्न में, उसके बाद में मैं उधर मिनिमाइज कर दूंगा। यहाँ पर अपन हल देखेंगे, तो अगर आप बीच में प्रश्न देखना चाहो तो किताब सामने रखिए, तो किताब में से देख सकते हो। चलो देखते, देखे धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो आपको त्रिकोणमिति सारणी के मान याद होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने आपको जो पहले आपके 8 प्रश्नावली में सारे ही मान समझा रखे हैं, मैं एक बार आपके यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये मान आपको याद करना है, वहां जाके पहला लेक्चर देखना है आपको, 8 पार्ट का 8.1 से पहले वाला जो लेक्चर मैंने डाल रखा, गजब के महत्वपूर्ण सूत्र,
ठीक है ना, वो आप जरूर देखिए, बहुत ही सरल सरल ट्रिक के साथ मैंने उसको याद करना समझा रखा है। तो चलो अपन फिर भी एक बार यहाँ पर मान देख लेते हैं। एक तो 90 डिग्री का मान अपने उपयोग में आएगा, ठीक है, 90 डिग्री का मान अपने उपयोग में आएगा। एक आएगा आपके 60 डिग्री कोण का मान आएगा, ठीक है, एक आएगा आपके 45 डिग्री कोण का मान आएगा, एक आएगा आपके 30 डिग्री कोण का मान आएगा, ठीक है, और एक आएगा 0 डिग्री। ठीक है, वैसे तो टेन का आता है आपके, केवल टेन का आता है इसमें, ठीक है। ये थीटा के मान है आपके, थीटा यहाँ आ जाएगा आपके साइन थीटा, फिर आ जाएगा आपके कोस थीटा, फिर आ जाएगा आपके टेन थीटा, फिर आ जाएगा आपके कोट थीटा, फिर आ जाएगा आपके सेक थीटा, सेक थीटा, फिर आ जाएगा आखिरी आपके कोसेक थीटा, ठीक है, आखिरी वाला क्या आ जाएगा आपके कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आ जाएगा। ये आपके जो ये वाले जो मान है आपको याद रखना है, कैसे इनको देखेंगे अपन ये भी याद कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ एक, ये पहले नंबर वाला एक आ जाएगा, यहाँ दूसरे नंबर वाला दो आ जाएगा, यहाँ तीसरे नंबर वाला तीन आ जाएगा, यहाँ चौथे नंबर वाला चार आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ आपको जीरो से स्टार्ट करना है, लेकिन ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है, जीरो से। देखो 1 2 3 4 5 कॉलम है, तो यहाँ 0 डिग्री कोण रहेगा, फिर 1 2 और 3 और 4, चार, देखो 4 तक अपन ने गिनती लिख दी यहाँ पर, 0 1 2 3 4। फिर सबको क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, सबको क्या करना है, 4 से भाग देना है, सबको क्या करना है, 4 से भाग देना है। 0 से 4 तक अपन ने क्या की, गणना लिख दी, और उसके बाद में सबको 4 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, सबका वर्गमूल लेना है मेरे प्यारे मित्रों। क्या लेना है बोलो, वर्गमूल लेना है, और कुछ नहीं लेना है, सोना चांदी वगैरह, केवल वर्गमूल लेना है आपको, ठीक है ना। क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। चलो जो कट रहा है उसको काट दो, नहीं तो डायरेक्ट वर्गमूल ले लो भाई। 4 का देखो, 4 से 4 कट जाए 1, 4 से 4 कटेगा 1, और देखो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, तो यहाँ आपके कितना आ जाएगा 1, ये इसके वाले में क्या आ जाए 1। देखो ऊपर वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, अगर निकालोगे तो पॉइंट में आएगा, ध्यान रखना। वर्गमूल 3 का मान 1.732 होता है, ठीक है, नहीं निकलता, इसका वर्गमूल निकालोगे तो ये आएगा। अपरिमेय संख्या है तो इसको ही लिख देते अपन, जहां आवश्यकता होगा वो ये वहां पर अपन वो लिख देंगे, 1.732 लिख देंगे, ये लिख दिया। और नीचे देखो 4 आ रहा है, और 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, तो नीचे क्या आ गया 2, वर्गमूल 3/2 आ गया आपकी। दूसरा वाला देखो 45 का मान, देखो यहाँ 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो देखो ऊपर 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, ऊपर 1 का वर्गमूल क्या निकल जाता है बोलो 1, तो ऊपर तो 1 लिख दिया। नीचे देखो वर्गमूल 2 का वर्गमूल भी नहीं निकलता है, अगर निकालोगे तो 1.414 आएगा, ये भी क्या है बोलो, अपरिमेय संख्या है। तो इसका मान भी क्या आ जाए बोलो, वर्गमूल 2। जहां भी आवश्यकता होगा अपन ये लिख लेंगे। ऊपर देखो 1 आ रहा है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 लिख दिया, और नीचे 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 2 लिखा। और फिर देखो 0 में किसी का भी भाग लगाओ, क्या आ जाएगा 0, और 0 का वर्गमूल भी क्या आएगा बोलो 0, ठीक है ना प्यारे दोस्तों। 0 का वर्गमूल भी क्या आएगा 0, 0 का वर्गमूल भी 0 आएगा। अब देखो हर एक में एक एक ज्ञात करना है, एक एक को घुमा के लिखना है, ये ध्यान रखना है। अगर ये ज्ञात कर लो तो इसको घुमा के लिख दो, ये ज्ञात कर ली तो इसको घुमा के लिख देंगे। यहाँ भी ऐसे ही रहेगा, ध्यान रखना, एक ज्ञात करो एक घुमा के लिख दो, चाहे तो ये ज्ञात कर लो तो इसको घुमा के लिख दो, ये ज्ञात कर लो तो इसको घुमा के लिखना है। यहाँ भी ऐसे ही रहेगा, एक ज्ञात कर लो एक को घुमा के लिख दो, ठीक है ना, एक को घुमा के लिखना है। चलो घुमा के लिख दो, इधर से लिखना शुरू कर दो, इसको यहाँ लिखो, घुमा के लिखो, इसको यहाँ लिख दो, घुमा के लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ का यहाँ आ जाएगा, सब में 45 45 के जोड़े वाले मान बराबर रहेंगे, ध्यान रखना। और 30 60 30 60 के उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि घुमा के लिखेंगे ना अपन। इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ, ठीक है ना, इसको यहाँ लिख दें, इसको यहाँ लिख दिया, देखो घुमा के लिख दिया। ये लाइन मैंने कैसे ज्ञात करी, मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, ठीक है। चलो अब देखो टेन थीटा, देखो टेन थीटा क्या होता है आपके, टेन थीटा क्या होता है बोलो, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है बोलो, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। अपन पिछले 8 प्रश्नावली में देख चुके हैं। मतलब भाई साइन थीटा में कोस थीटा का भाग लगाओगे टेन आ जाएगा, यानी कि इसमें इसका भाग लगाओगे ये आ जाएगा। देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा, टेन थीटा, 0 में 0 का भाग लगाओगे तो टेन 0 का मान आ जाएगा। और टेन 0 का मान, यहाँ देखो 0 में 1 का भाग लगाएंगे, भाई 0 में आप किसी का भी भाग लगाओ, किसी भी संख्या का भाग लगाओ 0 आता है, तो यहाँ 0 आ जाएगा।
ठीक है, 0 आ जाएगा। और देखो अब यहाँ इसका भाग लग रहा है, ये ऊपर है ये नीचे, देखो इसके बटे में भी 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 1, नीचे बच जाएगा वर्गमूल 3। अरे यहाँ तो इसमें इसी का ही भाग लग रहा है, 1/वर्गमूल 2 में 1/वर्गमूल 2 का ही भाग लग रहा है। तो जानते हैं अपन, अगर 100 में 100 का भाग लगता है तो 100 एकम 100 1 आ जाता है। बोलो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। 100 में 100 का भाग लगा 1, 2 में 2 का भाग लगा 1, 4 में 4 का भाग लगा 1, तो 1/वर्गमूल 2 में 1/वर्गमूल 2 का भाग लगेगा तो 1 आ जाएगा। 1 आ जाए, जिसका उसी में लग रहा है। देखो चाहो तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल कटेगा, 1/1 बचेगा, 1 में 1 का भाग लगेगा, 1 ही आएगा। चलो ये आ गया। यहाँ देखो आपके वर्ग बटे में, इसके बटे में भी 2 है, इसके बटे में 2, 2 से 2 कटा ऊपर, तो वर्गमूल 3 बचा, नीचे क्या बचा 1। लेकिन जिसके बटे में कुछ नहीं होता है, 1 होता है। इस वर्गमूल 3 के बटे में भी 1 है, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, ध्यान रखना, 1 हर लिखी नहीं जाती, ठीक है, तो अपन नहीं लिखेंगे। लेकिन देखो यहाँ अब उल्टा हो रहा, 1 में 0 का भाग लग रहा है। देखो 1 में 0 का भाग लग रहा है, आप 0 बढ़ाते ही जाओ, खत्म ही नहीं होगा इसका भाग, तो इसको क्या कहेंगे, आप इसको ज्ञात ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। किसी भी संख्या में आप 0 का भाग लगाओ, वो अपरिभाषित रहेगा, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो, नॉन डिफाइन रहेगा, आप उसको ज्ञात नहीं कर सकते हो। तो इसलिए क्या आ जाएगा, इसको नॉन डिफाइन का चिन्ह लगा देंगे, अपरिभाषित का चिन्ह लगा देंगे। इसको अनंत भी पढ़ते हैं बहुत सारे। तो चलो अब ये आ गया, इसको घुमा के लिखना है, यहाँ पर ध्यान रखना, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, ये क्या है यहाँ आ जाएगा, इसको यहाँ लिख देंगे, और ये यहाँ आ जाएगा। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट में जरूर लिखे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मस्त लग रहा है कि नहीं लग रहा है वीडियो। चलो देखो आगे देखते देखे, ठीक है, तेज पढ़ा रहा हूँ कि धीमे पढ़ा रहा हूँ, कि बहुत ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीमे पढ़ा रहा हूँ, आप जरूर बताएं, कमेंट में जरूर लिखे, कमेंट सेशन में। चलो देखते देखे, अब देखो यहाँ पर सेक और कोसेक आ रहा है, तो आप दोनों में से एक लिख दो, क्योंकि दोनों एक दूसरे, देखो ये दोनों किसके, साइन और कोस के उल्टे हैं, तो आपको क्या करना, उल्टा लिखना है। देखो अगर आप सेक लिखोगे तो सेक होता है कर्ण बटे आधार, ये देखो किसका उल्टा है, कोस का, क्योंकि देखो कोस थीटा क्या होता है आपके, आधार बटे कर्ण होता है। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा क्या है, कर्ण बटे आधार, मतलब उल्टा कर, देखो उल्टा हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, बोलो उल्टा हो रहा है, बस उल्टा करके लिखना है। चाहो तो ये सेक कोसेक भी लिख सकते हो, देखो कोसेक, कोसेक थीटा होता है आपके कर्ण बटे लंब, और आपके साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये लिखोगे तो ये लिखोगे ना, तो इसका भी उल्टा लिख सकते हो, अगर ये लिखो तो कोस का उल्टा लिख दो, देखो उल्टा करके लिखना है, ठीक है, उल्टा करना है, अंश को हर को अंश, अंश को हर को अंश, अंश को हर को अंश, ये करके लिखना है। चलो देखो चलते देखे, तो देखो ये यहाँ देखो, इसको बदलना है, यहाँ तो अपने को क्या, किसको बदलना है, बोलो कोस को बदलना है, अंश को हर और हर को अंश लिखना है। चलो ये देखो यहाँ पर, देखो वर्गमूल 3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/वर्गमूल 3, 2/वर्गमूल 3 हो गया। यहाँ देखो 1/वर्गमूल 2 है, तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2/1, लेकिन एक तो बटे में नहीं लिखा जाता है, इसलिए अपन नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ लिखो, यहाँ इसको उल्टा करेंगे, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, लेकिन 1 में नहीं लिखते हैं। यहाँ देखो 0 है, तो 0 के बटे में अपन कह रहे हैं कि भाई जिसके बटे में कुछ नहीं होता है, जब 1 होता है, तो देखो 0 के बटे में भी क्या रहेगा 1, तो इसको घुमा के लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। इसको जब घुमाएंगे ना अपन, देखो यहाँ पर क्या है, इसका उल्टा ये लिखेंगे, तो 0 के बटे में कुछ नहीं है, कितना है बोलो 1 है, बोल 0 के बटे में 1 है, तो उल्टा लिखेंगे ना, तो 1/0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 को आप ज्ञात नहीं कर सकते हो, तो नॉन डिफाइन, अपरिभाषित या ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखो इसको यहाँ लिख दो, ठीक है, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ लिखे, ये नहीं लिखा है, देखो यहाँ पर 1 का उल्टा लिखना है, देखो ये उल्टा करके लिखना है, तो देखो 1 के बटे में कुछ नहीं है, तो 1 तो हो गई सही ना, देखो जिसके बटे में कुछ नहीं होता 1, तो 1 के बटे में 1 है, तो उल्टा करोगे तो वापस 1/1 ही आएगा, ठीक है, इसका उल्टा यही आएगा, तो ये कहे यहाँ आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है, या आपके सारणी आपको याद रखना है, ये ठीक है, ये सारणी आपको याद रखना है। मैंने 8.1 में स्टार्टिंग में जब समझाए थे सारे सूत्र, तो वहां भी समझा रखिए, ज्यादा डिटेल में देखना है वहां जाकर आप डबल देख लो, गजब के महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है ना, 100% आपके उनमें से सवाल बैठेंगे।
सही विकल्प, सही जोड़ी, उसमें आपके आएंगे सत्य असत्य वालों में बहुत सवाल आएंगे, तो आप उसको जरूर देखें मेरे प्यारे दोस्तों। चलो देखो देखिए आगे देखते हैं इसमें अपन, अब थोड़ा और आगे देखते हैं। यहाँ से अपन मान कैसे देखेंगे, एक अपन वो भी देख लेते। ठीक है, अपन यहाँ पर मान कैसे देखेंगे किसी भी कोण का। और देखो एक बात ये भी है, देखो इधर जो साइन 60 का रहेगा, इधर देखो कोस 30 का रहेगा। देखो ये मान और ये मान बराबर है, इधर जो 30 का रहेगा इधर 60 का रहेगा, इधर 60 का रहेगा वो 30 का रहेगा। देखो मान कैसे देखेंगे अपन, मान कैसे देखेंगे, मान देखो आप, जैसे कि मेरे को कहा आपने कि सर आप जो है साइन 60 का मान बताओ, तो मैं क्या लिख देखूंगा, साइन साइन के नीचे 60 वाला मान बता दूंगा, क्योंकि यहाँ कोण 60 रहेगा जब ये मान आएगा, तो आपके साइन 60 का मान आ जाएगा वर्गमूल 3/2। मेरे को आपने कहा सर आप तो टेन 45 का बताओ, तो टेन 45 का मैं टेन वाली लाइन में 45 के नीचे देख लूंगा और बता दूंगा, तो कितना आ जाए बोलो 1। आपने कहा सर नहीं आप चीटिंग कर रहे हो, टेन 60 का मान बताओ, तो मैंने टेन वाली लाइन में देखो 60 के नीचे देखा, कितना आया बोलो वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 लिख दिया अपन ने। समझ में आ रहा है ना। आपने कहा नहीं नहीं सर आप एक और बताओ, टेन 30 का भी बताओ, हमारे तो जिज्ञासा शांत नहीं हुई। देखो अपन ने टेन वाली लाइन में 30 के नीचे देख लिया, 1/वर्गमूल 3 हो गया। तो इस प्रकार से आप किसी का भी, जैसे आपने पूछा सर आप नहीं नहीं और नीचे का बताओ भाई सर, सेक का बता दो, आपने कहा सर सेक का बताओ, मैंने सेक किसका बताऊं बोलो, तो आपने कहा सर सेक 60 का बता दो, सेक 60 का, तो मैंने सेक वाली लाइन में 60 के नीचे देख लिया, तो कितना आ गया बोलो 2। इस प्रकार से आपको मान देख देख के बताना है और ध्यान रखना है। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, देखो यहाँ पर दो दो के मान बराबर होंगे, दो दो के मान क्या होंगे, बराबर होंगे, दो दो के मान, और इधर भी दो दो के, देखो इन दोनों के मान बराबर होंगे, इस प्रकार क्रॉस, देखो क्रॉस बराबर होगा, और यहाँ भी देखो इसका 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 बराबर होगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है ना। वैसे तो ये 3 याद कर लो, 3 उल्टे कर लो। 3 क्या है, देखो इसका उल्टा ये हो जाएगा, 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 इसका उल्टा ये हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों उल्टे हैं, ये दोनों उल्टे हैं, देखो ये उल्टा हो रहा है ना, देखो ये उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ठीक है, चलो वैसे याद कर लो, आप एक आध बार बनाना आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलो अगला देखते हैं अपन, प्रश्नावली में चलते हैं अपन, उदाहरण पहला देखते हैं अपन, यहाँ मान देख देख के लिखना रहेगा आपको, ये ध्यान रखना है। चलो पहला उदाहरण अपन देख पढ़ रहे थे, अपन सारणी देखने लग गए थे बीच में, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है देखो आपके, उदाहरण के सवाल परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से उनको जो है याद रखना है, उदाहरण के सवाल जो है आपको अच्छे से याद रखना है। चलो पहला नंबर का सवाल आ गया आपके, क्या है देखो पहला नंबर का सवाल, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, एक कोण वाले और दो कोण वाले आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपके एक कोण वाला था, मैंने सवाल पढ़ लिया, अब आपने भी पढ़ लिया होगा, आपको अगर देखना है तो अब बुक में से देख ले। उदाहरण पहला है, वो कह रहा है कि एक मीनार है ऊर्ध्वाधर खड़ी है साहब, तो ये अपन ने एक मीनार बना दी, देखो ये अपन ने मीनार बना दी। ठीक है, और यहाँ पर चलो अपन धरती भी बना देते हैं, ये धरती बना दी साहब, तो ये तो क्या होगी आपके मीनार है साहब। ये मीनार जो है वो क्या कह रहा है, ऊर्ध्वाधर खड़ी, ऊर्ध्वाधर सीधी खड़ी रहती है, सब मीनारें सीधी ऊर्ध्वाधर ही खड़ी रहती है। और वो क्या बोल रहा है, मीनार के पाद बिंदु से, आधार को ही पाद कहते हैं, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर भूमि पर एक बिंदु है, भूमि पर इस बिंदु से वो क्या कह रहा है, मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण है, मीनार की जो चोटी है इसका उन्नयन कोण दे रहा हो 60 डिग्री है, कितना दे रहा हो 60 डिग्री दे रहा है। ठीक है, उसने क्या कहा है कि एक धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधरता खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये उन्नयन कोण हो गया देखो 60 डिग्री, क्षैतिज रेखा के साथ ये दृष्टि रेखा होगी, देखो अपन यहां से देखेंगे मीनार की चोटी, तो अपना नेत्र यहां हो जाएगा।
और वस्तु यहाँ रह गई मीनार की चोटी। तो मीनार की चोटी और वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा, और ये क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ बनाया गया कोण क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण। तो वो क्या कह रहा है? मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो मीनार को नाम दे देते अपन ए, बी और सी। तो अपन ने नाम दे दिया, माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी है, और इसको क्या मान लिया अपन ने? एच है। अपन ने मान लिया, माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर क्या है बोलो? एच मीटर है। ठीक है, एच मीटर है। यह आपके ध्यान रखना है। उदाहरण नंबर 1 है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग। ठीक है, पाठ आपके 9 है, देखो अध्याय 9। अध्याय क्या है आपके? 9 है। ठीक है, गणित में। चलो देखो आगे चलते हैं। तो ये आपके एच मीटर आ गया। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये वाला जो कोण रहेगा, चूंकि मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी रहेगी तो ये कोण 90 का रहेगा, और ये कोण 90 का रहेगा, और 90 के सामने की भुजा कभी भी नहीं बदलती है, ध्यान रखना। ये हमेशा ही क्या होगी? कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या रहेगी? कर्ण रहेगी। और जो कोण आप त्रिकोणमितीय अनुपात में लोगे, देखो यहाँ 60 है तो 60 लेंगे, तो 60 के सामने का क्या हो जाएगा? आपके लंब। बचा जो रहेगा आपके आधार। ठीक है, आधार रहेगा। तो देखो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज एबीसी हो गया, तो समकोण त्रिभुज एबीसी लिख दिया मैंने। क्या लिखा अपन ने? समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब यहाँ पर देखो, ना तो कर्ण दिया है, ना ही अपने को पूछा है। उसने मीनार की ऊंचाई पूछी है, और मीनार के पाद बिंदु से भूमि के बिंदु की दूरी दे रखी थी, ये दे रखी थी, ये पूछी है। तो बस इन दोनों से मतलब रखेंगे। ठीक है, या तो अपन क्या करेंगे? लंब बटे कर्ण करेंगे, या कर्ण सॉरी लंब बटे आधार। क्या है? देखो ये आधार है, ये लंब है। या तो अपन लंब बटे आधार करेंगे, या आधार बटे लंब करेंगे। 90% सवालों में यही आएगा। या तो क्या आएगा आपके? लंब बटे आधार। अगर आप उल्टा करोगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ध्यान रखना, उल्टा क्यों? क्योंकि ये मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात है आपके टेन थीटा। ये क्या है बोलो? मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात टेन थीटा है, और ये इसका उल्टा है, कोट। इसलिए इसको उल्टा कहेंगे, है ना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, लंब में आधार का ही भाग देना। अगर ये दोनों आए तो आधार लंब, और लंब आधार आए तो, ठीक है, लंब में आधार का ही भाग देना। क्लियर? चलो चलते आगे। तो देखो अपन लंब में आधार का भाग देंगे तो टेन 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार टेन 60। मैंने क्या लिखा बोलो? लंब बटे आधार। मैंने लंब में आधार का भाग दिया, इसलिए मैंने टेन लिख दिया। टेन 60 डिग्री का कोण आ रहा है, तो 60 डिग्री लिख देंगे। और लंब तो क्या है? देखो ए बी, और आधार क्या है? बी सी। तो क्या आ जाएगा बोलो? ए बी बटे बी सी। ठीक है, आप चाहो तो इसको इधर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, टेन 60 को इधर लिख दो, तो इसको इधर लिख देंगे। अब देखो अपन ने टेन 60 का मान अभी हाल देखा था सारणी में। टेन 60 का मान अपन ने देखा था वर्गमूल 3 होता है। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे बोलो? वर्गमूल 3 लिख देंगे। अपन ने देखा अभी हाल, देखो यहाँ पर ये टेन 60 का मान देखो, ये आपके टेन वाली लाइन में 60 के नीचे देंगे, वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो ये वर्गमूल 3 अपन वहां पर रख देते। चलो, टेन 60 का मान वर्गमूल 3 है, तो यहाँ वर्गमूल 3 लिख दिया अपन ने। ये वर्गमूल 3 लिख दिया अपन ने इसकी जगह, क्योंकि टेन 60 का मान वर्गमूल 3 होता है, तो इसकी जगह वर्गमूल 3 लिख दिया। ए बी का मान देखो, जो मीनार की ऊंचाई है और वो मान रखी है अपन ने एच, तो इसकी जगह एच आ जाएगा। ए बी का मान एच लिख दिया। और बीसी का मान देखो, मीनार के पास से भूमि के बिंदु की दूरी है जो कि 15 मीटर, तो यहाँ 15 लिख देंगे। तो एच बराबर आ जाएगा 15 का गुणा वर्गमूल 3 में होगा, तो 15 वर्गमूल 3 मीटर आ जाएगा। आपके ध्यान रखना, ये क्या आ गई बोलो? मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई 15 वर्गमूल 3 मीटर हो जाएगी। आपके बहुत ही प्यारा और सरल सवाल था, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे आओ, अगला सवाल देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उतार सकते हो, थोड़ी देर वीडियो को रोक कर भी उतार सकते हो। चलो उदाहरण नंबर अपन अगला देखते हैं इसमें। ठीक है,
चाहो तो आप देखो वर्गमूल 3 का मान रख के गुणा करके बता सकते हो। बहुत सी बार वो क्या करता है, वर्गमूल 3 का मान दे देता है अपने को, ठीक है। बहुत सी बार क्या करता है, अगर वो वर्गमूल 3 का मान देगा ना तो 15 का गुणा वर्गमूल 3 के मान में गुणा कर देंगे। वर्गमूल 3 का मान 1.732 होता है, तो 15 का गुणा 1.732 में करोगे तो आप पूरा मान आ जाएगा पॉइंट में, ठीक है। लेकिन इसने दे नहीं रखा है तो अपन जो है नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये आगे देखो यहाँ 15 वर्गमूल 3 मीटर। देखो अब अगला वाला आ गया, देखो यहाँ पर बिजली के खंबे वाला है आपके। क्या कह रहा है देखो वो, इस प्रकार का सवाल है, ये आपके इस प्रकार का सवाल है। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है, ठीक है। बिजली मिस्त्री है वो, ठीक है, लेडी से। तो 1.3 मीटर तक नीचे पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। 1.3 मीटर नीचे पहुंचने के लिए सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से 60 के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें वर्गमूल 3 का मान भी दे दिया, उसने नहीं दिया था, इसमें दे दिया है, ठीक है। ये अपने को इसमें दे दिया 1.73 दिया है। चलो ये तो बहुत सिंपल हो गया। चलो अपन ने देख लिया इसको तो सवाल को, ठीक है। बिजली मिस्त्री है, देखो ये खंबा है, देखो ये बिजली मिस्त्री है, बिजली मिस्त्री चढ़ रही है। और इसको क्या कहाँ पहुंचना है बोलो, खंबे के खंबे के ऊपर। ये 5 मीटर ऊंचा खंबा है, खंबे की ऊंचाई कितनी है बोलो, 5 मीटर है। ये मरम्मत करने के लिए ऊपर चढ़ती है, तो वो खंबे के शिखर से कितने नीचे पहुंचना चाहती है, 1.3 मीटर नीचे पहुंचेगी ना तो ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तार तक पहुंच जाएगी, ऊपर मतलब ऊपर नहीं, तार है तो चलो ऊपर से मतलब है कि वो जहां पर उसको खराबी ठीक करना है वहां तक पहुंच जाएगी। अब वो क्या कह रहा है, पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इस सीढ़ी की लंबाई कितनी होना चाहिए, ठीक है। प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वो क्षैतिज के 60 का झुकाव करे ना, 60 का झुकाव करे तो भी वो अपेक्षित ऊंचाई तक पहुंच जाए, मतलब खंबे के शिखर से 1.3 मीटर तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इसके लिए सीढ़ी की लंबाई जो है, सीढ़ी की लंबाई भी पूछ रहा है। और सीढ़ी की खंबे के पाद बिंदु से कितनी दूरी होना चाहिए, पाद बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी का पाद बिंदु होना चाहिए, ये भी पूछा है, ठीक है। और यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी हो, प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई भी पूछी उसने, ठीक है ना। चलो देखते हैं अभी, ठीक है ना। मैं अब इसको हटा रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप किताब जो है ओपन कर सकते हो। चलो देखो देखे, मान लिया जाए कि ये आपके खंबा है, ठीक है। ये आपके क्या है, बिजली का खंबा है। और ये यहाँ पर आपके जो है ये भूमि है। और ये बिजली मिस्त्री जो है यहाँ से मान लिया जाए कि चढ़ रही है और इसको यहाँ तक पहुंचना है। ये बिजली मिस्त्री जो है इस पर चढ़ रही है, खंबे पर चढ़ रही है आपके, ये बिजली मिस्त्री है आपके जो क्या कर रही है, खंबे पर चढ़ रही है, ठीक है। बिजली मिस्त्री जो है खंबे पर चढ़ रही है। और तो ये खंबे की टोटल ऊंचाई 5 मीटर है, टोटल ऊंचाई 5 मीटर है ऐसा कह रहा हो। लेकिन इसको इस खराबी को ठीक करने के लिए खंबे के शिखर से मात्र 1.3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचना है, ताकि देखो यहाँ खड़ी रहेगी तो ऊपर हाथ पहुंच जाएंगे इसके, ठीक है। इसलिए 1.3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचना है उसको खंबे के शिखर से, ऐसा कह रहा हो। इस प्रकार से सीढ़ी लगानी है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इसका झुकाव जो है भूमि से 60 डिग्री होना चाहिए, भूमि से 60 डिग्री झुकाव होना चाहिए। तो इसके लिए इस सीढ़ी के पाद बिंदु को खंबे के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर होना चाहिए कि 60 डिग्री का झुकाव कोण हो, फिर भी क्या हो, अपेक्षित ऊंचाई तक पहुंच जाए। और वो बोल रहा है कि सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई भी क्या होनी चाहिए, ये भी पूछ, सीढ़ी की लंबाई, सॉरी सीढ़ी की लंबाई भी पूछ रहा है। एक तो सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है और खंबे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी पूछ रहा है। दोनों बातें इसने पूछी है। तो चलो अपन इसको नाम दे देते हैं। अब इसको नाम दे दिया अपन ने, ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, इसको डी नाम दे दिया। तो देखो यहाँ पर बीसी का जो मान होगा, ये टोटल 5 मीटर का खंबा था, इसमें से 1.3 घटा देंगे तो खंबे की ऊंचाई आ जाएगी।
अपने को एक तो सीडी की लंबाई पूछी है, एसी। एसी क्या है बोलो, सीडी। एक तो सीडी की लंबाई पूछी है और एक ये सीडी के पाद बिंदु से खंबे के पाद बिंदु की दूरी क्या होनी चाहिए कि वो अपेक्षित ऊंचाई तक पहुंच जाए, 60 का कोण रहे तो भी। तो अपने को अपन चलो ये वाला जो मान है ये तो अपन चलो मान लेते, सीडी की जो लंबाई है वो x मीटर मान लेते हैं, और ये वाला जो है अपन y मीटर मान लेते हैं। नहीं भी मानोगे तो चलेगा, अपन ने मान लिया। ये आपके उदाहरण दूसरा है। उदाहरण क्या है बोलो, दूसरा है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप ध्यान रखना है। उदाहरण के सवाल परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं। माना कि माना कि सीडी की अपेक्षित 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 ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई जो है या लंबाई, सॉरी अपेक्षित लंबाई, अपेक्षित क्या है बोलो, लंबाई, अपेक्षित लंबाई x मीटर है। ये अपन ने मान लिया। इसकी अपेक्षित लंबाई जो है वो कितनी है बोलो, x मीटर है। x मीटर है, सीडी की अपेक्षित लंबाई कितनी बोलो, x मीटर है। और खंबे के पाद बिंदु से सीडी के पाद बिंदु की दूरी ए बी बराबर y मीटर है। सीडी के पाद बिंदु से खंबे के पाद बिंदु की दूरी, खंबे के खंबे के पाद, ये सीडी के पाद बिंदु से खंबे के पाद बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी क्या है बोलो, ए बी बराबर y मीटर है। ये y मीटर मान लिया। अब मैं एक बीसी का मान भी लिख देता हूं यहाँ पर, देखो, ताकि अपने को आगे चाहिएगा। देखो पूरे खंबे की ऊंचाई 5 मीटर है, इसमें से ये अपन ऊपर वाला भाग हटा देंगे ना तो बीसी वाला भाग आ जाएगा। तो 5 में से अपन किसको घटा देंगे, 1.3 को। इसमें से घटा रहे बोलो 5 में से, यानी कि 5.0 में से 1.3। तो इधर हासिल है 10, 10 में से 3 गया 7, इधर 4 बचा, 4 क्योंकि एक हाथ चला गया ना, 4 में से 1 घटा 3, तो 3.7 मीटर आ जाएगा। आपके ध्यान रखना है ये बात, 3.7 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 3.7 मीटर आ गई। तो देखो अब अपने पास में ये ज्ञात हो गया, तो एक बार इसको ज्ञात कर लो, एक बार इसको ज्ञात कर लो। देखो ये कोण 90 का रहेगा, 90 के सामने का तो कभी बदलता ही नहीं, ये कर्ण हो जाएगा। और ये कोण 60 का दिया है, इसके सामने का ये क्या हो गया आपके लंब। बचा जो आधार हो गया आपकी, तो देखो लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार क्या होता है बोलो, 10। लंब बटे आधार क्या होगा, 10, 10 60 ले लेंगे, अभी हाल भी यही लिया था अपन ने। चूंकि लंब में आधार का भाग दिया, लंब तो क्या हो गया बीसी और आधार ए बी, तो क्या हो जाएगा आपके बीसी बटे ए बी। क्या काय में भाग लगाया बोलो, लंब में आधार का भाग लगाया था अपन ने, और लंब बटे आधार तो 10 होता है, और इसमें 60 डिग्री का कोण आ रहा है, तो 10 60 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 10 60 हो जाएगा। 10 60 का मान अभी हाल लिखा था अपन ने, 10 60 का जो मान होता है वो वर्गमूल 3 होता है। तो अपन क्या लिख देंगे बोलो, वर्गमूल 3। इस 10 60 की जगह लिख दिया मैंने वर्गमूल 3। और देखो बीसी का मान, देखो बीसी का मान 3.7 आया, तो इसकी जगह अपन लिख दिया 3.7। और देखो एबी का मान, एबी का मान y है, अपने को ज्ञात करना है साहब, ये लिख दिया y। तो देखो इसका चाहो तो देखो इसके बटे में कुछ नहीं है, एक तो हो गई सही, तो इसको उल्टा करूंगा तो इसको भी उल्टा कर दूंगा, तो ये y ऊपर आ जाएगा और 3.7 नीचे आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही होगा, एक तो ऊपर आ जाएगा और वर्गमूल 3 नीचे आ जाएगा। तो y का गुणा करना है तो ये इधर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, y का गुणा करेंगे ना अपन तो ये ऊपर चला जाएगा। तो आपके y बराबर क्या आ जाएगा बोलो, 3.7, और ये बटे में क्या आ जाएगा आपके वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 आ जाएगा, 3.7 बटे वर्गमूल 3। तो देखो यहां पर अपन हर का परिमेयकरण कर लेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे बोलो, हर का परिमेयकरण कर लेंगे।
देखो इसमें वर्गमूल 3 का मान 1.73 दिया था इसने, ठीक है ना। चलो अपन क्या करते हैं, इसका हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। चलो हर का परिमेयकरण करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा आपकी y बराबर, देखो 3.7 बटे वर्गमूल 3 था, तो अपन क्या करेंगे, वर्गमूल 3 से गुणा और भाग कर लेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण, अर्थात हर को परिमेय संख्या बना के लिखना, इसको हर का परिमेयकरण कहते हैं। तो हर का परिमेयकरण कर दिया, जो बटे में अपरिमेय संख्या होती है उसी का गुणा भाग किया जाता है। तो वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या थी, तो वर्गमूल 3 से गुणा भाग कर दिया। तो ऊपर देखो आपके 3.7 तो ऐसे लिखा, वर्गमूल 3 का मान उसने दिया था 1.73 लिख दिया। नीचे देखो वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 का गुणा करते हैं ना, देखो वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 3। तो इसकी जगह अपन 3 लिख देंगे। तो y बराबर देखो, अब अपन क्या करेंगे, 1.732 में 1.73 में इसका 3.7 का गुणा कर लेंगे। 7 या 21 का एक हासिल 2 हो जाएगा, 7 7 गुण 50, 50 51 का एक हासिल 5 हो जाएगा आपके, 7 एकम 7 और 5 12 हो जाएगा, हासिल के थे ना 5। फिर 3 से कर लिया, 3 3 9, और देखो 17 गुणा करेंगे, 17 3 51, और ये 1 हो गया, 9 और 1 10 के शून्य, हासिल 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 और एक हासिल का 4, 5 और 1 6। देखो 2 अंक तो ये और एक ये, 3 अंक बाद दशमलव 1, 2 अंक बाद तो यहाँ 1 अंक, यहाँ 3 अंक बाद दशमलव 1 2, 3 अंक बाद दशमलव आगे लगा दिया, तो कितना आया 6.401 बटे 3, ये आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, अपन भाग लगा देंगे। इसमें क्या करेंगे बोलो, अपन भाग लगाएंगे, ठीक है ना। इसमें अपन भाग लगा देंगे, इसमें भाग लगाएंगे बोलो, 6.401 में, 6.401 में किसका भाग लगाएंगे, 3 का, क्योंकि 3 बटे में आ रहा है, तो 3 का भाग लगाएंगे ना, तो क्या आएगा, 3 दूना 6, दशमलव आया, दशमलव लगाया, ऊपर से उतारा 4 3 एकम 3, एक बचा ऊपर से उतारा 0, 3 तिया 9, एक बचा ऊपर से उतारा 3 तिया 9। तो देखो 2.13 ही आएगा। अगर बाद वाली संख्या जो होती है 5 से अगर छोटी होती है तो उसको ऐसे हटा के लिख देंगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा बोलो, 2.13 मीटर आ जाएगा। मतलब इस सीढ़ी के पाद बिंदु से खंबे के पाद बिंदु की जो दूरी है, या खंबे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु को जो दूरी रखनी पड़ेगी, वो कितनी रखनी पड़ेगी, 2.13 मीटर रखनी पड़ेगी। ये तो आपके क्या हो गया, पहला वाला आंसर आ गया। एक और इसका निकालना है, तो आप चाहो देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर भी तीसरा मान निकाल सकते हो, क्योंकि देखो अपन ने ये दोनों मान निकाल लिए, y का मान भी आ गया, ये भी आ गया, तो आप जो है इससे भी निकाल सकते हो। ये तो देखो, ये तो लंबे और ये कर्ण है, लंबटे कर्ण करके निकाल लो, बहुत सरल होता है ये भी, ठीक है, क्योंकि सारे इससे ही निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय अपन यहाँ पे किसी में भी लगाएंगे। तो देखो ये तो लंबे और ये कर्ण है, और अगर मैं लंब में कर्ण का भाग लगाऊंगा, तो लंब बटे कर्ण तो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, साइन 60 हो जाएगा। लंब बटे कर्ण साइन होता है, लंब बटे कर्ण, लंब में कर्ण का भाग लगाए साइन हो जाएगा, और लंब तो क्या है BC, और कर्ण देखो AC। और देखो साइन 60 का जो मान होता है, साइन 60 का वर्गमूल 3/2 होता है, तो ये लिख दिया वर्गमूल 3/2। और देखो BC का मान 3.7, ये लिखा साहब 3.7। और देखो आपके AC का मान निकालना है अपने को, AC का ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको उल्टा कर रहा हूं, तो इसको भी क्या कर दूंगा बोलो, उल्टा कर दूंगा। तो दोनों को उल्टा कर दूंगा, AC नीचे चला जाएगा, 3.7 नीचे, AC ऊपर हो गया, 3.7 नीचे, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, 2 ऊपर वर्गमूल 3 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर हर का परिमेयकरण भी कर लिया, वर्गमूल 3 से ही गुणा भाग भी कर लिया। ये अपरिमेय संख्या थी, तो परिमेय संख्या बनाने के लिए गुणा भाग कर लिया, तो ऊपर तो ये 2, और देखो वर्गमूल 3 का मान 1.73, नीचे वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 का 3 हो जाएगा। चलो AC का मान देखते, देखिए AC का मान क्या आता है। देखो इसका गुणा भी इसमें हो जाएगा, ठीक है, इसका गुणा भी इसमें हो जाएगा। तो चलो पहले इन सबका गुणा कर लेते हैं अपन, पहले 2 का गुणा करते हैं इसमें,
ठीक है ना। पहले किसका गुणा करते हैं, बोलो 2 का गुणा करेंगे इसमें, इसमें गुणा करेंगे 2 का, बोलो 1.73 में, तो 2 तिया 6, 2 का गुणा किया 2 तिया 6, देखो 17 दूना 34, 1 2 अंक बाद दशमलव, फिर देखो 3.7 बटे में, तो इसका गुणा भी इसमें हो जाएगा, तो 3.7 का और गुणा कर लेते हैं। देखो 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 28 2 30 2 32 हासिल 3 हो गया, 7 तिया 21 तो ये हो गया, और 3 हासिल के 21 और 3 24, फिर देखो 3 छंग 18 की 8 हासिल 1 हो गया, फिर 3 चौक 12 और 1 हासिल का 13 की 3 हासिल 1 हो गया, 3 तिया 9 और 1 10, ये 2 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, तो 1 हासिल का था तो 4 हो गया, 3 और 1 4 और 4 8 हो गया, ये 2 हो जाए 1 1 2 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 अंक बाद दशमलव, तो क्या हो जाएगा, देखो 12.8 हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटा मान है, अपन हटा देंगे, या फिर लिखो तो लिख दो, क्योंकि अभी तो अपने को भाग भी लगाना है। क्या है, बोलो 12.802 बटे में कितना आ रहा है, बोलो 3, तो इसमें आप क्या करो, 3 का भाग लगा दो, ये 3 बचा ना, 3 का भाग लगाएंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 में से 12 गए 0, दशमलव आया, दशमलव लगाए, ऊपर से उतारा 8, 3 दूना 6, ऊपर से उतारा 0, 3 छंग 18, फिर कितना बचा 2, ऊपर से उतारा 0, 3 और 7 तो 21, ठीक है, 3 और 7 तो 21, अभी एक बच जाएगा, है ना, तो क्या आया, बोलो 4.26 है, और 7 है, यहाँ वाली अगर संख्या 5 से बड़ी होती है तो इधर एक बढ़ा के लिख देते हैं, तो यहाँ 6 है, तो क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपके 4.27 मीटर आ जाएगा, ये दोनों आंसर आ गया आपके। ठीक है, एसी का मान देखो, एसी कौन थी, आपके सीडी की लंबाई थी, आप एसी का मान चाहो तो एक्स लिख दो, अपन ने एक्स माना था ना एसी को, एक्स आ गया, ये अपन ने देखो एक तो एक्स का मान निकालना था, और एक किसका मान निकालना था, बोलो वाई का, एक आपकी ये वाई का मान निकालना था, देखो ठीक है, ये y का मान निकाल रखा है, देखो यहाँ पर ये दोनों मान निकाल लिए अपन ने, y का मान 2.13 और x का मान 4.27 आ गया, ये आपके सवाल हल हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलो अगला सवाल देखते हैं अपन। ठीक है, ये आपके उदाहरण था, अगला उदाहरण देखते देखे, और उदाहरण आ रहे हो तो देखते हैं, नहीं तो अपन जो है प्रश्नावली में चलते हैं। देखो ये यहाँ पर दिया है, एक और उदाहरण दिया है इसने, चलो इस उदाहरण को देखते हैं, क्या है देखो आपका उदाहरण, देखो उदाहरण, चलो ध्यान से देखते हैं इसको भी अपन, क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, भाई 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, भाई 28.5 मीटर की दूरी पर है, इसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बहुत ही प्यारा सरल सा सवाल है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है साहब, अपने को क्या करना है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है भाई, क्या देखो बहुत ही सरल सा सवाल है और बहुत प्यारा है। चलो अपन पहले चिमनी बना देते हैं साहब, ठीक है, पहले क्या बना देते अपन, चिमनी बना दी, भूमि बनाने के बाद में, भूमि बनाई मैंने पहले, और यहाँ पर अपन ने ये चिमनी बना दी साहब, क्या आपकी चिमनी है, ठीक है, या आपके क्या है, चिमनी है, ये आपकी चिमनी है साहब, धुआं निकालने के लिए चिमनी है फैक्ट्री में, और यहाँ पर देखो एक प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक है साहब, ये आपके प्रेक्षक है साहब, और इस प्रेक्षक की लंबाई 1.5 मीटर दे दी उसने, 1.5 मीटर का प्रेक्षक है, ठीक है, इस व्यक्ति की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है। अब वो क्या कह रहा है, यहाँ से इस चिमनी के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है, तो देखो यहाँ क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी अपने को, तो वो क्या कह रहा है कि इस प्रेक्षक से इस चिमनी के शिखर का जो उन्नयन कोण है
वो कितना है बोलो 45 डिग्री है। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात, इस चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपने को चिमनी की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, ये यहाँ से मान लिया जाए चिमनी ए, ये बी है, तो ए बी का मान निकालना है। इसको नाम दे दिया अपन ने सी, इसको नाम दे दिया अपन ने डी। ठीक है, इसको डी नाम दे दिया। तो अपने को ए बी का मान निकालना है, चिमनी की ऊंचाई अपन एच मान लेते हैं। ठीक है, ए बी पूरे का मान एच मान लिया अपन ने। माना है कि चिमनी की ऊंचाई, उदाहरण तीसरा है, माना है कि चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर है। जो अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। या ध्यान रखना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस चिमनी से ये जो आपके प्रेक्षक खड़ा है, इसकी दूरी भी दे रहा है, वो 28.5 मीटर है, ऐसा दे रहा हो। ठीक है, इस प्रेक्षक की चिमनी से जो दूरी है वो कितनी है बोलो 28.5 मीटर है, ऐसा दिया उसने। प्रेक्षक जो है 28.5 मीटर की दूरी पर है, तो ये मान के दो कि ये मान के दो, दोनों ही 28.5 मीटर होगा। ठीक है, तो देखो ये आपके 28.5 हो गया ये वाला। ठीक है, ये 28.5 है, तो आपकी ये भी 28.5 होगा। कैसे, देखो ये दोनों बराबर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 45 है और टेन 45 में लंब और आधार क्या होता है, बराबर। देखो ये कोण तो 90 का रहेगा, 90 के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण, और 45 के सामने का लंब, बचा जो आधार। तो अपन देखो ये तो अपने पास में क्या हो गया 28.5, ठीक है, मीटर। और ये निकालना है अपने को चिमनी की ऊंचाई। तो देखो अपन लंब बटे आधार कर लेंगे, टेन टेन 45 हो जाएगा। इस त्रिभुज में किसमें बोलो, इसमें, इस त्रिभुज में। ठीक है, इसको ई नाम दे देते हैं। तो आपके बी सी ई में, मैंने क्या किया, लंब में आधार का भाग लगा दिया, और लंब बटे आधार 10 होगा। इसमें 45 का कोण आ रहा है, तो 45 हो जाएगा, 10 45 हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 10 होता है, 10 लिख दिया, 10 45 हो जाएगा। लंब तो क्या है बीसी, और आधार इसी, क्या हो जाएगा आपके बीसी बटे इसी। चलो देखो 10 45 का मान 1 होता है, ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों। 10 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। त्रिकोणमिति सारणी में आप देख सकते हो 10 45 और कोट 45 दोनों का 1 1 होता है। चलो आगे चलते हैं। और देखो बीसी का मान, बीसी का मान अपने को याद नहीं है साहब अभी। ठीक है, ये जो एच माना है ना अपन ने, ए बी का मान माना है, देखो लिख रखा अपन ने एच। ठीक है, तो अपन बीसी को ऐसे ही लिख देते हैं, बीसी को ऐसे ही लिख दिया, चलो अपन ने। ठीक है ना, बीसी को अपन ने ऐसे ही लिख दिया। आप चाहो तो बीसी का मान रख सकते हो, कैसे, देखो ये वाला तो इसकी, ये जो व्यक्ति है इसकी ऊंचाई के बराबर ही रहेगा, 1.5 ही रहेगा आपके। ये कितना मान रहेगा बोलो, 1.5 मीटर रहेगा। तो ये पूरा एच है ना, इस एच में से ये 1.5 मीटर घटा देंगे तो बीसी आ जाएगा, तो एच माइनस 1.5 आ जाएगा। आपके किसका मान आ जाएगा बोलो, बीसी का मान। ठीक है, आपके देखो बीसी का जो मान आएगा, ये बीसी का मान, बीसी ये है, ये मान निकालना है, लेकिन एच अपन ने ये माना, तो पूरा एच में से, इस पूरे में से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एच माइनस 1.5। ठीक है, ये तो आपके बीसी आ गया। और इसी देखो, इसी देखो ये व्यक्ति जो है इस मीनार से कितनी दूरी पर था, 28.5 मीटर, तो 28.5 आ जाएगा, 28.5। और 10 45 का मान तो 1 हो गया। चलो इसका गुणा इधर कर देंगे तो एच माइनस 1.5, और ये 28 का इधर गुणा हो गया, 28.5 हो जाएगा, क्योंकि एक में गुणा करें ये आ जाएगा। तो देखो ये एच बराबर निकालेंगे तो 28.5, ये माइनस का इधर आएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का 1.5 हो जाएगा। चलो इनको जोड़ोगे तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 0, 5 5 10 की 0 80 ले, दशमलव आया, दशमलव लगा दिया। देखो ये तो 28 और एक ये 29 और एक हासिल का 30 हो गया, तो 30 मीटर आ गया भैया।
आपके इस मीनार, ये अपन ने जो इस मीनार की जो ऊंचाई मानी थी, चिमनी की, सॉरी, चिमनी की जो ऊंचाई मानी थी अपन ने, वो एच मानी थी। और एच का मान कितना है बोलो? 30 मीटर। तो चिमनी की ऊंचाई कितनी आ गई बोलो? 30 मीटर आ गई आपकी। बहुत ही सरल सा सवाल था। चलो अगला उदाहरण देखते हैं अपन। चिमनी की जो ऊंचाई होगी आपके 30 मीटर होगी। देखो ये यहाँ पर आ गया आपके अगला उदाहरण। ठीक है, आप पढ़े इसको, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है ना। चलो देखते हैं, देखें क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है भाई? देखो सवाल भी बोलता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ सवाल क्या कह रहा है। चलो सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। तो भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो बोल रहा है ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। और देखो वर्गमूल 3 का मान भी 1.732 ले सकते हैं। भाई लेना चाहे तो ले सकते हैं, ऐसा कहा उसने, ले सकते हैं। चलो जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। तो क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 10 मीटर ऊंचा भवन है आपके। भवन की ऊंचाई भी दे दी इसने। अब आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, आपको जरूरत हो तो आप बुक रखे और उसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचा भवन है। चलो साहब अपन 10 मीटर ऊंचा क्या करते हैं, भवन बना लेते हैं। या आपके जो है ये भूमि है साहब, ये भूमि है और भूमि पर आपके 10 मीटर ऊंचा भवन है, या आपके भवन है। ठीक है, आपके यहाँ पर ये भवन आ गया, 10 मीटर ऊंचा भवन है। ये अपन ने लिख दिया भवन। या आपके 10 मीटर ऊंचा, ऐसा कह रहा हो, इसकी जो ऊंचाई दे दी उसने, 10 मीटर ऊंचा भवन है। और इस भवन के ऊपर वो क्या कह रहा है कि ध्वज दंड है। ठीक है, ध्वज झंडे का जो है दंड लगा हुआ, डंडा लगा हुआ है भाई। तो ये अपन ने ध्वज दंड बना दिया यहाँ पर। ये ध्वज दंड बना दिया। या आपके जो है यहाँ पर क्या है, ध्वज है, ध्वज दंड है। इस प्रकार से इस भवन के ऊपर जो है ध्वज दंड लगा हुआ है। इस प्रकार से ध्वज दंड लगा हुआ भवन के ऊपर। ये वो क्या कह रहा है, भवन भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है, इससे भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो दे रहा है वो क्या कितना दे रहा है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रहा है। ऐसा कहा है उसने कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि का ये एक बिंदु है, इससे भवन के शिखर का ये जो उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण देखो क्षैतिज रेखा के साथ ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखने पर बन रहा है, 30 डिग्री कोण है। और वो बोल रहा है इसी बिंदु P से, ये बिंदु P नाम दिया है उसने, इसी बिंदु P से वो क्या कह रहा है कि ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखो ये ध्वज है, इसका शिखर यहाँ आ गया, तो ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो क्या दे रहा है, 45 डिग्री है। ये वाला जो कोण है बड़ा वाला, ये 45 डिग्री दे रहा है। हो क्या कह रहा है, 45 डिग्री है ये वाला कोण, 45 डिग्री है। तो वो क्या कह रहा है, दो बातें पूछी है उसने। एक तो ध्वज दंड की लंबाई पूछी है, और ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी कितनी होगी ये भी पूछी है उसने। तो देखो अपन ने इसको P नाम दिया, इसको Q नाम दे देते, अपन इसको R नाम दे देते, इसको अपन S नाम दे देते। चलो ठीक है, इसको P नाम दिया तो चाहो तो इसको A B और C भी नाम दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने को पहले उसने ध्वज दंड की लंबाई पूछी है, तो ये अपन ने RS बराबर H मान लेते इसको। यहाँ से यहाँ तक अपन इसको क्या मान लिए, H। माना कि ध्वज दंड की लंबाई, माना कि ध्वज
दंड की लंबाई। लंबाई आर एस बराबर एच मीटर है। ठीक है। और देखो भवन से इस बिंदु की दूरी भी उसने पूछी है। से बिंदु पी से भवन की दूरी, तो बिंदु पी से भवन की दूरी ये पी क्यू हो गई और इसको एक्स मान लिया। ठीक है। पी से भवन की दूरी, पी से भवन की दूरी पी क्यू बराबर अपन ने क्या मान ली बोलो, एक्स मीटर है। चलो अब इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ये छोटे वाले त्रिभुज में तो आपके 30 वाला कोण आ रहा है, ध्यान रखना। और बड़े वाले जो त्रिभुज है, इसमें बड़े वाले त्रिभुज में आपके जो है ये ध्यान रखना 45 वाला कोण आ रहा है। ठीक है। तो अपन पहले देखो छोटा वाला त्रिभुज ले रहे, बड़ा वाला भी ले सकते हो, 45 वाला तो पहले लेना चाहिए क्योंकि एक का लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं, 10 45 का मान 1 होने के कारण, तो ये मान और ये मान बराबर हो जाएगा। लेकिन इसमें दो अज्ञात रहेंगे, इसलिए अपन क्या ले रहे, पी क्यू आर ले रहे, त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में देखो आप, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो ये कोण 90 का रहेगा तो 90 के सामने का तो कभी चेंज नहीं होता है, तो कर्ण हो गया। और 30 का ये कोण है तो इसके सामने का ये भवन क्या हो गया, लंब। और ये बचा जो आधार हो गया, तो वही लंब बटे आधार कर लेंगे, लंब बटे आधार करेंगे, टेन 30 हो जाएगा। क्योंकि इस पी क्यू आर में तो 30 का कोण आ रहा है, तो आपके क्या हो जाएगा बोलो, टेन 30। टेन 30 क्यों लिखा, क्योंकि अपन ने लंब बटे आधार किया है। लंब बटे आधार क्या होता है बोलो, टेन होता है। ठीक है। और देखो आपके लंब तो क्या है क्यू आर, और आधार क्या है पी क्यू, तो क्यू आर बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू। और टेन 30 का मान, देखो मैंने सारणी बनाई थी अभी, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख दिया। इस टेन 30 की जगह 1/√3 लिख देंगे अपन। और क्यू आर का मान देखो, ये क्यू आर का मान, भवन की ऊंचाई 10 मीटर दे रखी है इसने, तो ये 10 मीटर लिख दी। और पी क्यू का मान देखो अपन ने ज्ञात करना है बिंदु पी से भवन की दूरी, क्योंकि एक्स मान रखी थी अपन ने, तो एक्स लिख दी है। ठीक है। तो देखो एक्स का गुणा एक में करूंगा एक्स हो जाएगा, और 10 का गुणा √3 का गुणा 10 में होगा, 10√3 हो जाएगा। ठीक है, 10√3 मीटर आएगी ये। ठीक है। आपको उसने पहले ही बोला है कि √3 का मान आवश्यकता हो तो 1.732 ले सकते हो। चलो ले लेते 1.732। तो देखो 10 का गुणा करोगे ना, एक जीरो है तो एक अंक और उधर खिसक जाए, 17.32 मीटर आ जाएगा। ठीक है। आप यहां तक करोगे तो भी सही है, और यहां तक करोगे तो भी सही है, बहुत ही सिंपल था। चलो ये तो भवन की ऊंचाई आ गई, सॉरी ये इस बिंदु पी से भवन की दूरी आ गई। अब ध्वज दंड की लंबाई भी चाहिए अपने को, दो बातें पूछी थी। तो अब ये वाला त्रिभुज लिया पी क्यू एस, बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। अब त्रिभुज पी क्यू एस लिया, पी क्यू एस में देखो, अब इसमें 90 के सामने का कर्ण हो गया, ये 45 के सामने का लंब हो गया पूरा, तो लंब बटे आधार करेंगे तो इसमें भी लंब बटे आधार 10 ही रहेगा, ध्यान रखना। लेकिन इसमें 10 45 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला कोण 45 का, ये वाला कोण। ठीक है। ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री दिया था बिंदु पी से। और देखो लंब बटे आधार, तो लंब पूरा हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो देखो लंब तो हो गया और क्यू एस, और आधार पी क्यू, तो लिख दिया अपन ने क्यू एस बटे पी क्यू। और 10 45 से, सॉरी 10 45 का मान एक, क्यू एस देखो ये क्यू एस, देखो ये 10 प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि भवन की ऊंचाई और ये ध्वज दंड की लंबाई, तो ये तो भवन की ऊंचाई 10 है और ये एच है, तो 10 प्लस एच हो जाएगी, 10 प्लस एच। और पी क्यू का मान एक्स है दिया है, मान अभी निकाल भी लिया है अपन ने, देखो ये एक्स का मान 17.30 वैसे तो। चलो अब एक्स का गुणा इधर करूंगा, एक में तो एक्स आ जाएगा, इधर क्या बचा बोलो 10 प्लस एच, एच का मान निकालना है। ठीक है। तो देखो ये एक्स का, एक्स तो इधर ही है, ये प्लस का 10 इधर आएगा, माइनस का 10। फिर क्या करो, समीकरण एक से एक्स का मान रख दो, एक्स का मान रखने पर देखो एक्स की जगह क्या लिख देंगे, इसको नाम दे दी समीकरण एक।
17.32 17.32 एक्स की जगह एक्स का मान रखेंगे 17.32 -10। तो दो 17 में से 10 गया तो 7.32 मीटर आ जाएगी आपके आंसर। दोनों आंसर आ गया आपके। दो ही बातें उसने पूछी थी अपने को। एक तो क्या पूछी थी बोलो, बिंदु पी से भवन की दूरी एक्स पूछी थी, एक्स आ गया 17.32। दूसरी ध्वज दंड की लंबाई पूछी थी, वो आ गई 7.2। अतः पी से भवन की दूरी, भवन की जो दूरी है वो आई 17.32 मीटर। ठीक है। और ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की जो लंबाई आई वो कितनी आई बोलो अभी हाल 7.32। ये दोनों ही आंसर आपके आगे। बहुत ही प्यारा प्रश्न था मेरे दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे निकलते हैं। आगे निकलना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। आगे जरूर चलना पड़ेगा, आगे निकलना बहुत जरूरी है लाइफ में। आप ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, आगे निकलना बहुत जरूरी है। तब आगे निकलना ही चाहते हैं। अपने पिता भी अपने को आगे देखना चाहते हैं कि भाई अपन भी आगे निकल कर जाएं। तो आप जो इसलिए पढ़ाई जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों। मैं भी क्या हुआ, एक दिन मेरे पापा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहा था। तो मैं मोटरसाइकिल थोड़ी, पापा बैठे थे पीछे तो मैं धीरे चला रहा था। तो एक मोटरसाइकिल वाला पीछे से आया, वो तेज आवाज में निकाल के मेरे पास से गया, थोड़ी पास निकाल ली उसने। तो मेरे पापा के कान में थोड़ी आवाज तेज चली गई। तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि बेटा तेरे को मोटरसाइकिल चलाते नहीं आती है। मेरे को गुस्सा आया, मैंने रेस खींची मोटरसाइकिल की। मैंने भी बहुत आवाज करी मोटरसाइकिल की और उससे आगे निकाल ली। जैसे उससे आगे निकाली मेरे पापा ने मेरे को शाबाशी दी, शाबाश बेटा अब तेरे को चलाते आ गई। मैंने मैंने कहा कि अरे पापा गजब किया यार तुमने, मतलब आप तेज चलाना चाहते थे। मैंने कहा कि आज तो तुम्हारी मम्मी से क्लास लगवाऊं। मैं जैसे ही घर गया मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी पापा क्या कह रहे, पापा ने मेरे को आज शाबाशी दी, मोटरसाइकिल मैंने एक से तेज चलाकर आगे निकाल ली। तो मम्मी क्या बोल रही है कि आज मैं भी बैठूंगी तेरे पीछे। चलो आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला सवाल आ गया बहुत ही प्यारा। भूमि के एक बिंदु पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चलो ये तो हो गया आपने, है ना, ये डबल पढ़ लिया अपन ने। अगला चलते हैं। अगला उदाहरण आ रहा है क्या, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। चलो इसको देखो, इसमें इसने छाया की लंबाई भी दे रखी है, देखो चित्र आकृति बना रखी है इसमें ये। चलो आपने पढ़ भी लिया होगा उदाहरण की बुक से, अगर बुक रख रखी हो साथ में तो बहुत अच्छा है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या कह रहा है उदाहरण 5, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर ऊंची लंबी अधिक लंबी हो जाती है, अधिक लंबी हो जाती है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो वो क्या कह रहा है कि 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो अर्थात छाया एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बीडी छाया की लंबाई है, ऐसा कह रहा हो, बीडी छाया की लंबाई है। तो जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो उसने आकृति दे रखी है तभी तो उसने बीडी कहा है भाई अपने को, ये बीडी कहा है तो अपने को आकृति यहीं से बनानी पड़ेगी इसमें। चलो देखते हैं। देखिए आपने पढ़ लिया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं पढ़ा हो तो बुक में आप जो है सामने पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में देखो प्रश्नावली में और भी उदाहरण है कि अभी तो 6 आपके उदाहरण 6 भी है। ठीक है, उदाहरण 6 के बाद में आपके जो है प्रश्नावली चलेगी मेरे प्यारे दोस्त, 7 भी है। ठीक है, 6 7 और है। चलो अब इसको देख लेते पहले। क्या है आपके सवाल, क्या दे रहा है? सवाल है आपके, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। चलो, एक समतल जमीन पर एक मीनार की छाया है भाई, बात कर रहा है। एक मीनार की छाया है भाई समतल जमीन पर, ऐसा कह रहा है वो। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। ठीक है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और बीडी छाया की क्या है बोलो, लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई पूछी है। चलो अपन मीनार बना लेते। सर्वप्रथम अपन ने मीनार बना ली साहब, ये आपके मीनार है। ये अपन ने मीनार बनाई, और देखो ये यहाँ पर छाया इधर बनेगी आपके, ये आपके यहाँ पर छाया बना दी अपन ने, ये छाया है साहब। ठीक है, अभी देखो क्या कहा उसने, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री था। मतलब पहले 60 डिग्री था सूर्य का 49 कोण जो है। मान लो सूर्य इधर है, देखो सूर्य इधर है, देखो सूर्य इधर होगा सन, तो इधर से रोशनी आएगी तो मीनार की छाया इधर बनेगी। ये छाया है, देखो छाया, ये छाया यहाँ रहेगी। इसको नाम दिया उसने ए, इसको बी नाम दे दिया। और ये अभी छाया, ये 60 डिग्री का कोण है ना, तब ये छाया है बीसी। और ये जो देखो सूर्य जैसे जैसे इधर आएगा ना, तो ये 60 का कोण क्या हो जाएगा, घटेगा। और देखो छाया की लंबाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब क्या कह रहा है कि 49 कोण जो है, उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री से घटकर क्या हो गया बोलो, 30 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री से घटकर ये कोण जो है कितना हो जाता है बोलो, 30 डिग्री हो जाता है। तो छाया की लंबाई कितनी और बढ़ जाती है, 40 मीटर अधिक हो जाती है। पहले ये इतनी थी, देखो 40 मीटर और बढ़ गई। आपकी जो छाया की लंबाई है वो कितनी बढ़ गई बोलो, 40 मीटर बढ़ गई। यहाँ पर पहले छाया की लंबाई ये थी, देखो यहाँ से यहाँ तक थी, अब 40 मीटर और अधिक हो गई। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार की ऊंचाई उसने पूछी है, एच का मान क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है एच मीटर पूछ रहा है। अपन ने मान लिया, माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर है, एच मीटर है, ए बी बराबर एच मीटर है। मीनार की जो ऊंचाई है वो आपके उदाहरण 5वां है ये। अपन ने मीनार की जो ऊंचाई है वो ए बी बराबर कितनी मान ली प्यारे दोस्तों, एच मीटर मान ली। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि छाया की लंबाई जो थी, जब 49 कोण 30 डिग्री 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री होता है ना, तो छाया की लंबाई 40 मीटर और बढ़ गई। पहले जो भी थी उसकी 40 मीटर और बढ़ गई, ऐसा कह रहा है वो। ठीक है, 40 मीटर और बड़ी है, और टोटल छाया की लंबाई वो कह रहा है बीडी है। तो देखो ये अपने को ना तो दी है बीसी, ना पूछी है वैसे तो इसने, तो इसको अपन एक्स मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। और ये 40 मीटर अधिक हो गई ये वाली, तो बीसी की जगह भी अपन जो है छाया की लंबाई एक्स लिख देते हैं। बीसी बराबर क्या लिख दिया, एक्स। और देखो सी डी का मान 40 है, तो बी डी का मान कितना हो जाएगा, बी डी का हो जाएगा आपके एक्स प्लस 40। आपके जो बी डी का मान होगा हो जाएगा एक्स प्लस 40 मीटर हो जाएगा। तो देखो दो त्रिभुज आ रहे हैं अपने, एक तो ए बी डी ले लेता हूँ, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ले लेते पहले। देखो ये कोण इसमें 90 का रहेगा, 90 के सामने का कभी नहीं बदलेगा, ये तो कर्ण रहेगा। 60 के सामने का लंब रहेगा, बचा जो आधार, तो वही लंब बटे आधार कर लूंगा, टेन 60 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में मैंने क्या लिया बोलो, टेन 60 लिया। टेन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है टेन। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखो लंब तो क्या हो गया ए बी, और आधार बी सी, ए बी बटे बी सी हो जाएगा। क्या होगा, ए बी बटे बी सी हो जाएगा। तो टेन 60 का मान, आपके टेन 60 का मान अभी 2-3 बार लिख चुके हैं अपन, हर बार यही आएगा, ध्यान रखना। टेन 60, टेन 30 और टेन 45। तो टेन 60 का मान 1 हो गया। और ए बी देखो आपके मीनार की ऊंचाई है जो कि एच मान रखी है, और बी सी छाया की लंबाई जब 60 का 49 कोण था, तो छाया की लंबाई अपन ने एक्स मानी, एक्स आ जाएगा, तो एच बटे एक्स आ जाएगा। क्या आएगा बोलो, एच बटे एक्स। क्या आया, एच बटे एक्स। और टेन 60 का मान कितना है था बोलो, वर्गमूल 3। अपन ने उल्ट एक लिख दिया, देखो टेन 60 का मान क्या है बोलो, वर्गमूल 3। तो देखो मैं यहाँ से x का मान निकाल लेता हूं, क्योंकि मेरे को h का मान निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो जहां भी x आएगा x का मान रखेंगे, x हट जाएगा। तो अपन x का मान निकालेंगे, तो देखो मैं x का गुणा इधर कर लेता हूँ और वर्गमूल 3 का इधर। तो h के बटे में क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3 बराबर क्या आ जाए x। तो x का मान आ गया आपके h बटे वर्गमूल 3। इसको समीकरण 1 नाम दे दी अपन ने। ठीक है, चलो अब ये वाला त्रिभुज ले लिया अपन ने ए बी डी में, त्रिभुज एबीडी में। चलो त्रिभुज एबीडी ले लिया अपन ने साहब, त्रिभुज एबीडी में देखो यहाँ पर 90 के सामने का ये कर्ण हो गया, 30 के सामने का ये लंब हो गया, बचा जो आधार। वही लंब बटे आधार कर लेते, लंब बटे आधार टेन हो जाएगा, टेन 30 हो जाएगा, टेन 30 हो गया साहब। टेन क्यों लिखा, क्योंकि लंब में आधार का भाग लगाया, लंब बटे आधार टेन हो जाएगा। लंब तो ए बी हो गया और आधार बी डी है, ध्यान रखना, ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी हो गया। और टेन 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3। और देखो ए बी देखो ये ए बी का मान तो जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है एच मान रखी है, तो एच लिख देंगे। चलो एच लिख देते मेरे प्यारे दोस्तों, एच लिख दिया। और बी डी का मान देखो, बी से डी का मान जो है यहाँ से यहाँ तक का एक्स है, और ये 40, तो एक्स प्लस 40 हो जाएगा। बी डी का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स प्लस 40। एक्स प्लस 40 हो गया अपने। चलो अब अपन जो है क्रॉस गुणा कर देते हैं। चलो क्या कर देते हैं, क्रॉस गुणा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर देंगे, या फिर इसका गुणा इधर कर लो। एच का मान अपने को निकालना ही है साहब, ठीक है ना। इसका मान वर्गमूल 3 आ गया। चलो वर्गमूल 3 का गुणा एच में करूंगा तो वर्गमूल 3 एच हो गया। एक्स प्लस 40 का गुणा इसमें करेंगे एक में, तो एक्स प्लस 40 हो जाएगा। और समीकरण एक से एक्स का मान रख दो अब। चलो समीकरण एक से एक्स का मान रखने पर एक्स की जगह एक्स का मान h/√3 लिख देंगे यहाँ पर। ये h/√3 लिख दिया, ये 40 और ये वर्गमूल 3h। अब देखो यहाँ बटे में वर्गमूल 3 आ रहा है, इसको हटाना है, तो मैं वर्गमूल 3 से इसमें क्या कर दूं, गुणा। तो देखो वर्गमूल 3 से गुणा करने पर, जिस भी बटे वाली राशि को हटाना है उसका गुणा कर दो, गुणा करने पर। चलो गुणा कर दो साहब। तो क्या करेंगे अपन, गुणा देखो इसमें भी वर्गमूल 3 का गुणा कर देंगे, वर्गमूल 3h में भी, वर्गमूल 3h में भी, वर्गमूल 3h में भी वर्गमूल 3 से गुणा कर दिया। इसमें भी देखो वर्गमूल 3 से गुणा कर दूंगा मैं। इसमें भी देखो h बटे वर्गमूल 3 में भी वर्गमूल 3 से गुणा कर दूंगा, h बटे वर्गमूल 3 में भी। और देखो 40 में भी वर्गमूल 3 से गुणा कर दूंगा। तो देखो यहाँ वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया, यहाँ वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 का गुणा होगा 3h। देखो ये प्लस का h इधर आएगा, माइनस का h इधर आ गया, आपके 40 वर्गमूल 3। 3h में से 1h घटा, 2h बचा, बराबर क्या आ रहा, 40 वर्गमूल 3। ये 2 इधर जाएगा इसके बटे में, 40 वर्गमूल 3 के बटे में क्या आ जाएगा, 2। 2 से काट देंगे 20 बार, 20 दूना 40। तो h का मान क्या आ गया आपके 20।
एच बराबर 20 मीटर आ गया आपके। मीनार की ऊंचाई 20 मीटर आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। अतः मीनार की ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर होगी। आपको ये ध्यान रखना है। अतः मीनार की ऊंचाई ऊंचाई 20 मीटर होगी। मीनार की जो ऊंचाई होगी मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या हो जाएगी? आपके 20 मीटर हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं अपन। यहाँ से आगे जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जय श्री महाकाल। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और घंटी को जरूर दबाएं। तो वो घंटी आपका मोह है जो मुझे आपके वीडियो बनाने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, चलो।